हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका जो है पार्ट नंबर 3 है, जो कि मैं पेपर आप जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। ये पेपर जो है आपका 2021-22 का पेपर है। BME 3201 कोड है और सब्जेक्ट का नाम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सेक्शन ए और सेक्शन बी का सारे पार्ट हो गए थे। अगर आपने अभी भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी लेक्चर्स आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। लेक्चर जो है 1 है, जो हमने जो है पार्ट 1 जो बनाया था, उसमें जो है मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो पार्ट जो है क्लियर करा दिया था। सेक्शन सी के जो है 2 क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में बनाया है, तो इसलिए आप जो है जल्दी से जल्दी वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। 5A, फिफ्थ एक जो क्वेश्चन है वो क्या है। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डिटरमाइन द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम इट्स बेस। तो हम लोग जो है सेंट्रोइड जो है यहाँ कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल का, और वो भी किसके अबाउट, उसके बेस के अबाउट। तो यहाँ पे जो है आपको फिगर में एक सेंट्रोइड दिया, एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल का जो है ABC एक ट्रायंगल है जिसका बेस लेंथ कितना है, इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं बेस, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। ट्रायंगल का जो है बेस कितना दिया है B, और हाइट कितना दिया है H दिया है। ABC जो है ट्रायंगल का नाम है। ABC क्या है, तीन जो है वर्टेक्स। अब यहाँ पे जो है देखेंगे कि जो है हमें यहाँ का इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड पता करना है। सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ ऐसा पॉइंट जिसपे पूरा जो है इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो जो है कंसंट्रेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल। अब सेंट्रोइड को निकालेंगे कैसे, तो हमें बेस से निकालना है। ये हमें प्रूव करना है कि बेस से इसका जो है वर्टिकल लेंथ जो है या वर्टिकल हाइट कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें इसको जो है प्रूव करना है, इसका डेरिवेशन करना है। तो हम क्या लेंगे कि जो है बेस से हम जो है एक y जो है हाइट पे हम एक स्मॉल जो है एलिमेंट लेंगे। ठीक है, इस टाइप से जो है हम क्या लेंगे, वर्टिकल हाइट y हाइट पे dy जो है dy हाइट का मतलब dy थिकनेस कह दीजिए, या ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, dy है। और यहाँ से इसका बेस से कितना डिस्टेंस है, इस स्मॉल जो है सेगमेंट का एरिया जो है वो यहाँ से कितना है, बेस से y डिस्टेंस पे है। तो ये क्या है, ये हमने स्मॉल जो है एलिमेंट लिया, जिसका एरिया क्या है, जिसका एरिया जो है हम लिख लेते हैं dA है। जिसका एरिया कितना है, dA, जिसका एरिया कितना है, dA। अब इस स्मॉल एलिमेंट का जो है, जो स्मॉल एलिमेंट का सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला होता है, वो हमने आपको जो है लेक्चर्स में बताया। आपने अगर लेक्चर्स नहीं देखा है तो सेंट्रोइड के सारे लेक्चर्स आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, कंसीडर ABC ए ट्रायंगल हैविंग बेस लेंथ B एंड हाइट H, इस तरीके से लिखेंगे। फिर लिखेंगे कंसीडरिंग एन स्मॉल एलिमेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम बेस हैविंग लेंथ dy एंड द एरिया ऑफ दिस स्मॉल लेंथ वुड बी dA। इस तरीके से हम सेंटेंस कुछ लिखेंगे। यहाँ पे इसका विथ हमने मान लिया, इसका जो विथ है वो इसका हमने ले लिया कितना, B1 है, मान लिया कितना है। लेट अस अज्यूम द विथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट भी B1, इसका B है, ये क्या है, B1 है, राइट। हमने इसको जो है, हम इसको नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, EF, E और F। ठीक है, अब हम जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सेंट्रोइड, आइए देखते हैं। तो सेंट्रोइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सेंट्रोइड मान लीजिए जो है इससे y बार डिस्टेंस पे है, कितना, y बार। तो y बार को हम सेंट्रोइड का जो है फार्मूला बोलते हैं कि y बार हमें कैलकुलेट करना है। और ये क्या होगा, ये जो है होता है मोमेंट ऑफ एरिया। ये हमने आपको फार्मूले बताया था, क्या होता है, मोमेंट ऑफ एरिया अपॉन टोटल एरिया, अपॉन क्या होता है, टोटल एरिया। तो मोमेंट ऑफ एरिया को टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है बेस से जो है कितना डिस्टेंस पे सेंट्रोइड है इस ट्रायंगल का, वो हमें मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है। टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया ए कितना होगा ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ BH हो जाएगा, राइट। मोमेंट ऑफ एरिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ एरिया जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वैसे मोमेंट ऑफ एरिया होता है। ये क्या होता है, ये y dA। हम स्मॉल एलिमेंट का जो है मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, y dA। केवल हम इस स्मॉल जो है एरिया को y से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया। अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या होगा, y dA होगा,
जिसका एरिया डीए है, ठीक है, पूरे जो है ट्रायंगल के कारण क्या होगा, वाई डीए हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये पूरे ट्रायंगल का जो है हमें मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम डीए की बात करें तो डीए कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले हम जो है यहाँ पे B1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। B1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें जो है B1 का जो है वैल्यू B के रेस्पेक्ट में और Y के रेस्पेक्ट में जो है लिखना है। तो ये कैसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है AEF और ABC, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AEF आर सिमिलर, क्या है, सिमिलर है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का जो है जो विड्थ का रेशियो है वो क्या होगा, हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। हाइट के रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। या ऐसे देखें, ये भी थीटा होगा तो इससे ये भी थीटा होगा। इस थीटा को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो है परपेंडिकुलर अपान बेस कर देंगे। ऐसे ही इसको निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपान बेस कर देंगे। तो यहाँ से दिस लेंथ अपान दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये h अपान b हो जाएगा। या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि बेस का रेशियो हाइट के रेशियो के इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल में। तो सिमिलर ट्रायंगल में बेस का रेशियो, जैसे बड़े वाले जो है ट्रायंगल का क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का b है और स्मॉल वाले का b1 है। तो पहले स्मॉल का जो है लिखेंगे, स्मॉल इज इक्वल टू स्मॉल के लिए, और यहाँ पे बिग ट्रायंगल के लिए बिग ट्रायंगल, ठीक है, आपके समझने के लिए लिखा है स्मॉल ट्रायंगल और बिग ट्रायंगल। तो स्मॉल ट्रायंगल के लिए क्या है, जो है स्मॉल ट्रायंगल का देखें अगर तो क्या हो जाएगा, B1 अपान एच, यही क्या हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या होगा, सॉरी स्मॉल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, B1 अपान, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा h माइनस वाई। दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू h माइनस वाई, क्या होगा h माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपान इसकी हाइट कितनी है h। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बेस अपान हाइट और स्मॉल ट्रायंगल के लिए बेस अपॉन हाइट, ये आ गया। तो B1 यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से B1 इज इक्वल टू क्या होगा, B h माइनस वाई अपॉन h हो जाएगा, राइट। यहाँ से हमने B1 जो है विड्थ कैलकुलेट कर लिया। ये क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट का एरिया जो है हमें निकालना है, इस वजह से ये किया जा रहा है। तो स्मॉल एलिमेंट का एरिया हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा वो DA। तो DA क्या होगा, B1 इंटू DY, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट जो लिया है वो रेक्टेंगल टाइप का है। कैसा है, ऐसा है, रेक्टेंगल टाइप का है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये DY है, और ये कितना है, B1 है, तो क्या होगा B1 इंटू DY। तो ये रेक्टेंगल का एरिया होगा, इसीलिए स्मॉल एरिया को क्या लिखा है, B1 इंटू DY। अब B1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, B h माइनस वाई अपान h इंटू क्या हो जाएगा, dy इंटू dy। तो ये हमारे पास क्या आ गया, DA आ गया। अब हमें जो है फाइनली ये हमें कैलकुलेट करना है y बार, जो कि सेंट्रॉइड है। अब सेंट्रॉइड को हम जो है कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि मोमेंट ऑफ एरिया को क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन y dA। तो y dA अपान क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dA, और ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेशन y dA की वैल्यू क्या है, यहाँ से रख देंगे, क्या होगा, b h माइनस वाई अपान h dy, ये हो गया, अपान टोटल एरिया क्या है, a, राइट। अब y बार की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको ओपन कर दें, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टोटल एरिया जो है वो क्या है, हाफ BH, यहाँ से जो है। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया तो क्या होगा, 1 अपान a, हमने इसको इस तरह से लिख लिया, ये क्या होगा, वाई बी एच अपान एच डी वाई, यहाँ पे हमने dy बाहर लिख लिया, माइनस क्या हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर, क्योंकि y 2 बार है, मल्टीप्लाई होगा अपान h dy, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो देखिए h और h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट भी कर दें तो क्या हो जाएगा, y, देखिए b कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल के आएगा। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, y dy, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y dy, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, y dy माइनस, यहाँ पे देखें b अपान h, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर dy, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें थोड़ा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, 1 अपान a, ये क्या होगा b, ये क्या होगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस b बाई h, यहाँ पे क्या होगा y क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे, लिमिट एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, क्योंकि हमें y की लिमिट रखनी है,
y की लिमिट रखनी है तो y जो है हम यहाँ से जो है बेस से जो है हमें a तक जाना है, तो बेस पर हम जब होंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की लिमिट हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 0, लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या कर रखेंगे, यहाँ तक जाएंगे तो h हो जाएगा, y की वैल्यू h। तो 0 से h, इसको भी 0 से h, यहाँ पे भी 0 से h, 0 से h, और ये क्या होगा 0 से h। यहाँ पे जो है हम अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या आएगा। तो यहाँ पे जो है जो वैल्यूज आएंगी वो देख लेते हैं। यहाँ से आएगी y बार इज इक्वल टू 1/a। ये क्या हो जाएगा, देखिए y की जगह हम क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। यहाँ पे देखें तो y की जगह क्या लिख देंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। y की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे h लिख देंगे, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो y की जगह 0 लिखने से फिर कोई जो है समस्या नहीं होगी, आसानी से हम इसमें केवल y की वैल्यू h रख दें तो ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/a b h स्क्वायर बाई 2 माइनस b h क्यूब अपॉन 3h, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, और तो y बार इज इक्वल टू 1/a, ये कितना हो जाएगा, बी एच स्क्वायर, यहाँ पे देखिए h यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो बी एच स्क्वायर बाई 2 माइनस बी एच स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो 3bh स्क्वायर माइनस 2bh स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, bh स्क्वायर अपॉन 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1/a। अब वहाँ यहाँ पे y बार इज इक्वल टू 1/a, a की जगह हम लिख सकते हैं क्या, bh स्क्वायर बाई 6 इंटू a। यहाँ पे क्या है, नीचे a है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू क्या दिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 से यह कैंसिल हो जाएगा, और h से यहाँ पे कैंसिल हुआ, b से कैंसिल होगा, तो y बार इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से h बचेगा, तो h/3 कितना हो जाएगा, h/3। तो बेस से जो है जो सेंट्रॉइड है, बेस से जो है सेंट्रॉइड की हाइट है वो क्या है, h/3 है। यहाँ से हम कह सकते हैं जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, इस बेस से कितना होगा, h/3 डिस्टेंस। अगर ये टोटल h है तो यहाँ से क्या होगा, h/3 मतलब 1/3, हाइट का जो है क्या होगा, बेस से 1/3 होगा। अगर बेस से 1/3 होगा तो ये वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स से कितना होगा, 2/3 होगा, मतलब यहाँ पे कहीं लाई करेगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा, राइट, यहाँ पे कहीं लाई करेगा, और इसका जो है जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, h/3, और यहाँ पे क्या होगा, इस जो है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा, जिसको हमने g लिखा है। इसी को यहाँ से अगर हम देखें कितना है, तो ये वाले डिस्टेंस क्या होगा, 2h/3, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है y बार जो है क्या आ गया, h/3 आ गया, जो कि सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है फ्रॉम दी बेस, ठीक है। इसलिए लिख सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल is at a distance of h/3 from its base। इस बेस के से जो है कितना है, h/3 डिस्टेंस पे है, या वर्टेक्स या एपेक्स से कितना है, 2h/3 पे, जहां h क्या है, हाइट ऑफ दी ट्रायंगल। बच्चों यहाँ पे देखते किस तरह से सॉल्व किया गया है। पहले आपको मोमेंट ऑफ एरिया अपॉन टोटल एरिया क्या होगा, सेंट्रॉइड। y बार क्या माना है आपने, सेंट्रॉइड, जो कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इससे जो है कितने डिस्टेंस पे, ये आपने लिखा है। एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसका एरिया भी स्मॉल होगा, dA, हाइट इतना जो है लिया गया h, ये b लिया गया, फिर b1 को जो है b और h के टर्म्स में निकाला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि फिर किस तरह से dA निकाला गया, फिर y बार का जो है फार्मूला यहाँ से लिखा गया, फिर a की वैल्यू कैसे पुट की गई, और फिर इंटीग्रेशन के बाद लोअर और अपर लिमिट कैसे पुट की गई, और आसानी से आपका ये जो है डेरिवेशन जो है y बार इज इक्वल टू h/3 ये कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट बच्चों जो है नेक्स्ट जो हमारा जो है क्वेश्चन है वो कौन सा है, 5b, डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन एज शोन इन फिगर 5, ऑल डायमेंशन आर इन। तो ये जो है आपका क्या है, ये एक फिगर दिया हुआ है आपके लिए, जो कि क्या है, इसमें जो है ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ये कंपोजिट सेक्शन का क्वेश्चन है, ये टी सेक्शन इसको कहते हैं। इसमें दो एरिया आपस में कंबाइन है, एक एरिया ये हो गया और एक एरिया ये हो गया, ठीक है। एरिया नंबर 1 ये, एरिया नंबर 2 ये। तो हम इस केस के लिए कंपोजिट फिगर के लिए हम कैसे फार्मूला लिखते हैं सेंट्रॉइड निकालने के लिए, तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों इसका सेंट्रॉइड जो है हमें पता करना है। अब सेंट्रॉइड पता करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा सेंट्रॉइड कहाँ से पता करना है, यहाँ से पता करना है, यहाँ से पता करना है, किधर से पता करना है। तो हमें एक पॉइंट मानना पड़ता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि सेंट्रॉइड कहाँ से है। जैसे अभी ट्रायंगल के केस में बेस से बताया गया था कि सेंट्रॉइड बेस से h/3 पे है। ऐसे यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, मान लीजिए O, ये पॉइंट हम बीच का मान लेते हैं O, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हमें O पॉइंट से सेंट्रॉइड कहाँ पे, अगर दिया है फिगर में, जैसे ये दिया होता y बार तो O से होता, ठीक है। अगर यहाँ से y बार दिया होता तो मतलब रेफरेंस पॉइंट वो यहाँ पे मानना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया नहीं था तो हमने यहाँ पे मान लिया कि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे। कहीं भी आप मान सकते हैं, फिर जहां से पूछे वहां से भी डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि ये फिगर जो है एक्चुअली सिमेट्रिक फिगर है, और सिमेट्रिक फिगर किसके अबाउट है, ये वाई एक्सिस के अबाउट है। ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिक फिगर है। मतलब जो है इसका सेंट्रॉइड जो है कहाँ पे, यहीं पे लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा, राइट। अगर कोई सिमेट्रिक फिगर होता है तो जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है उसका सेंट्रॉइड उसी एक्सिस पे लाई करता है, राइट। अगर सॉरी, अगर कोई फिगर दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, दोनों एक्सिस जहां पे मीट करती है उस पे सेंट्रॉइड लाई करता है, राइट। तो यहाँ पे जो है हम ये देख सकते हैं कि ये दो फिगर से जो है मिलके बना है। एक जो है ये वाला एक रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल है। ये कंपोजिट फिगर का जो है क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, कंपोजिट फिगर। अब कंपोजिट फिगर का भी मैंने कई क्वेश्चंस लगवाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फिगर हैं, एक का एरिया ये है, इस रेक्टेंगल का एरिया मैंने A1 ले लिया, और इस जो है रेक्टेंगल का एरिया हमने क्या ले लिया, A2 ले लिया। अब जो फार्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, y बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं y बार इज इक्वल टू, मान लिया y बार जो है कौन सा डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस है, राइट। तो y बार इज इक्वल टू क्या होगा, A1 y1 प्लस, क्योंकि दोनों फिगर मिलके बन रहे हैं इसलिए A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। ये वैसे ही फार्मूला है जैसे हम लोग जो है इंटीग्रेशन के केस में जो है लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, y dA अपान इंटीग्रेशन dA। वैसा ही कुछ ये है। टोटल एरिया देखिए, इंटीग्रेशन dA मतलब समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंटल एरिया, पूरे एलिमेंट को जो है समेशन कर लेते हैं तो टोटल एरिया निकल जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या y dA मतलब अगर छोटा छोटा एरिया है A1 A2 A3 तो क्या होगा y1 A1 y2 A2, ऐसे ही यहाँ पे ये फार्मूला बना हुआ है। ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें जो है फिगर जो है क्लियर हो कि ये रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है ना। जहां पे ये फिगर क्लियर नहीं होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फिगर होता है, तो वहां पे हम इस टाइप के जो है इक्वेशंस को यूज करते हैं, इंटीग्रेशन से यूज करते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है कैलकुलेट करना, जैसे इसके पहले किया था ट्रायंगल के केस में। तो डेरिवेशन वगैरह इसी से जो है किया जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला है, हमें y बार निकालना है। x बार क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि x बार इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि जो है हमें ये पता है इसी लाइन पे जो है इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो हम इसी लाइन पे इसका डिस्टेंस निकालेंगे O से कि कहाँ पे लाई कर रहा है। तो y बार इज इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। अब हम सारी चीजों का जो है फार्मूला यहाँ पुट करेंगे, A1 कैलकुलेट करेंगे। तो A1 इज इक्वल टू क्या है, A1 है एरिया ऑफ द फर्स्ट फिगर, ये कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, 150 इंटू 10, 150 इंटू 10, और ये कितना हो गया 1500। ऐसे ही A2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना है 140 ये है, और ये कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 140 इंटू 10 इज इक्वल टू 1400 हो जाएगा। सारे डायमेंशन mm है तो क्या होगा mm स्क्वायर। अब हम y1 y2 देखते हैं। y1 क्या होगा, y1 हमें जो है यहाँ से डिस्टेंस लेना है, ठीक है। अब y1 y2 क्या है, सेंट्रॉइड है किसके, रेक्टेंगल्स के, मतलब A1 का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, इसके सेंटर पे होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका सेंट्रॉइड इसके सेंटर पे होता है। ऐसे ये जो है, ये जो फिगर है इसका सेंट्रॉइड इसके सेंटर पे होता है, राइट। तो हमें ये वाला जो है, जो ये पॉइंट है, ये हमें O से निकालना है। तो इसका हम देखें तो सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और y1 कितना है 10/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/2, और ये कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही y2 कैलकुलेट करेंगे तो इसका अपना सेंट्रॉइड यहाँ पे है, राइट, इसके हाफ डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 70 होगा, क्योंकि ये टोटल 140 है, 140/2 दैट इज ये क्या होगा 70, और हमें ये डिस्टेंस यहाँ से लेना है, तो क्या होगा 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा 80। तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 10 इज इक्वल टू 80। तो हमें y1 y2 जो है कैसे कैलकुलेट करना है ये ध्यान रखना है, हमें उस रेफरेंस पॉइंट से y1 y2 लेना है। और y1 y2 क्या है, इसके जो है जो अलग अलग फिगर्स हैं A1 A2 अलग अलग एरिया है, उनके अपने सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट है, ठीक है।
तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम पुट कर देंगे तो जो है क्या हो जाएगा, y बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको फाइनली जो है आंसर हम कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, a1 कितना है 1500 इंटू y1 कितना है, y1 हम देख लें 5 है, प्लस a2 कितना है 1400 इंटू y2 कितना दिया है, y2 दिया है 80 दिया है, ठीक है। इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, अपान a1 प्लस a2 कितना हो जाएगा 15 प्लस 1400 2900। तो यहाँ से y बार हमें कैलकुलेशन करके जो है मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करें तो कितना होगा, कैलकुलेटर से करें तो कितना होगा 41.2, तो ये mm हो गया। तो ये हमारा y बार आ गया। इसका मतलब सेंट्रॉइड जो है यहाँ से जो O पॉइंट से जो है जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड का कहाँ है 41.2 डिस्टेंस है, और 41.2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, कहाँ पे, यहाँ पे कहीं होगा, मान लीजिए ये है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना आया है, ये आया है 41.2 और इसी को हम क्या कहेंगे, y बार कहेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ T section या given figure is 41.2 mm from point O, राइट। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब मुझे जो है मान लीजिए कहा जाए कि इस पॉइंट से निकालना है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये कितना है 41.2 यहाँ से है, तो हम इस टोटल में से कितना है 150 में से ये माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें फिर कहीं से भी कहीं निकालने के लिए आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है जहां से हमें सारे डिस्टेंस को कंसीडर करना होता है। तो ये कंपोजिट फिगर का क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसके वीडियोस को हमारे देख सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो है लगभग 90 से एबव जो है वीडियोस हैं, वहां से आप देख सकते हैं। जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जो है लेक्चर बाय लेक्चर आपको समझाया गया है, सारे जो है सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं। आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें जो पहला जो है पॉइंट मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट जो है इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए बॉडी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंट्रॉइड, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वह रिपीट कर दे रहा हूँ, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए बॉडी। और ये क्या होता है, इट इज द पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट। मतलब ये ऐसा पॉइंट होता है जिसमें टोटल बॉडी का वेट जो है उस पॉइंट पे एक्ट करता है। और ये क्या होता है, ये ऐसा जो है पॉइंट होता है जिसमें पूरा जो है जो सेंट्रॉइड होता है ऐसा पॉइंट होता है जिसमें पूरी ज्योमेट्री जो फिगर है उसका उस पॉइंट पे एक्ट करता है, राइट। जैसे एरिया की बात करें तो पूरा एरिया जो है उस सेंटर पे एक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ए बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिफरेंस का वो क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस का पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे कि जो है अलजेब्राइक सम। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट अभी हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डज नॉट कंसंट्रेट एट दिस पॉइंट। जो सेंट्रॉइड होता है तो इस केस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो उस पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं होता है, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो उस पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, राइट, एक्ट करता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें थर्ड पॉइंट क्या हम लिखेंगे, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिफरेंस में इसमें लिखेंगे कि जो है अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रॉइड इज 0। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो है मोमेंट ऑफ जो एरिया होता है, अगर हम सेंट्रॉइड के अबाउट निकालें, किसी फिगर के सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, वो 0 होगा। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ वेट को कैलकुलेट करें तो वो 0 होगा। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ वेट 0 होता है, और इस केस में सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सेंट्रॉइड को कैलकुलेट करने का, जैसे सेंट्रॉइड ऑफ एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जैसे एक्स बार और वाई बार ये क्या है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोमेंट ऑफ एरिया अपान टोटल एरिया से डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे मोमेंट ऑफ एरिया अपान टोटल एरिया। तो ये जो है जो डिवीजन है इस तरीके से हम करते हैं सेंट्रॉइड को कैलकुलेट करने के लिए। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो है मोमेंट ऑफ वेट को जो है यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, मोमेंट ऑफ वेट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये ऊपर जो लिखा है उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ वेट
और ये क्या है टोटल वेट। इन दोनों के रेशियो को जो है हम जो है कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है और लास्ट ये पॉइंट है, क्योंकि 5 पॉइंट काफी है, 4 भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, कि सेंट्रॉइड इज अप्लाइड फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी। मतलब सेंट्रॉइड जो है वो हम जो है अप्लाई करेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसका जो है डेंसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं जिसका जो है डेंसिटी कुछ भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, किसी भी टाइप की डेंसिटी हो सकती है, डेंसिटी बढ़ सकती है, घट सकती है, वेरी कर सकती है, राइट। लेकिन ये जो है जो सेंट्रॉइड को डिफाइन किया जाता है फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी, राइट। तो ये 5 जो है डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पेपर भी हम जो है बनाएंगे। ठीक है, ये पहला पेपर है जिसका ये 3rd पार्ट है। इसके बाद जो है मैं दूसरा पेपर भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी 3 पार्ट दिए हैं, इसमें आपको कितने करने हैं, केवल 2 पार्ट जो है कंप्लीट करने हैं। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद यूनिट्स। आपको जो है इस तीनों के बारे में एक्सप्लेन करना है और इसकी यूनिट भी लिखनी है। तो पहला जो 3 नहीं 4 है, तो पहला जो पॉइंट क्या है इसमें, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या होता है। तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, ये काइनेटिक्स से रिलेटेड है, काइनेटिक्स टॉपिक्स जो है उससे रिलेटेड है, राइट, मॉड्यूल 4 में। तो यहाँ पे हम वर्क को देखेंगे कि वर्क क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो है पहले वर्क को हेडिंग में डालेंगे, फिर लिखेंगे वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी। मतलब किसी मूविंग बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो हम इसको वर्क को डिफाइन करेंगे कैसे, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो जो है वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, जो आपने फोर्स लगाया है और जो बॉडी डिस्प्लेस हुई है, जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, उसके जो है उसके मल्टीप्लिकेशन को या प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होना चाहिए, तभी इसको हम जो है वर्क लिखेंगे। तो वर्क का जो फार्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वर्क को W से हम जो है डिनोट करते हैं। तो W इज इक्वल टू F डॉट डी। F क्या है फोर्स और D क्या है डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, और ये क्या होता है, स्केलर। क्यों स्केलर होता है, क्योंकि दोनों का ये है क्या, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। अब जो है अगर मान लीजिए ये फोर्स जो है अगर जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है थीटा से, और ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए क्या है D सॉरी, तो जो है उस केस में जो फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वर्क क्या हो जाएगा, FD cos थीटा। क्या हो जाएगा, FD cos थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, F cos थीटा आएगा, इंटू D कर देंगे तो क्या होगा, FD cos थीटा। W क्या है, वर्क, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। F क्या है, फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी, और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ द वर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, या जो है जूल होता है। न्यूटन मीटर, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे, और, ठीक है, और जूल, नहीं तो आप पर जो है समझ जाएंगे अपान। तो न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है, राइट। नेक्स्ट होता है पावर। नेक्स्ट जो है इसमें किसके बारे में जो है बताया गया, आपको पावर के बारे में लिखना है। तो पावर जो है, पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब जो है वर्क जो है आप किस तरह से कर रहे हैं, किस रेट से कर रहे हैं, कितने टाइम में कितना वर्क करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पावर। मतलब यूनिट टाइम में जो है जितना आप वर्क करेंगे उसी को क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो पावर बेसिकली होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू टाइम। वर्क डन और टाइम के जो है रेशियो को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, किससे, पी से। तो P इक्वल टू क्या होगा, W बाई टी हो जाएगा। W क्या है, वर्क डन। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड होती है, या इसी को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पावर को देखा, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वर्क डन टू टाइम। इसको डिनोट किससे करेंगे, P से, वर्क डन को W से और टाइम को T से। तो P इक्वल टू W बाई टी, यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड या वाट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी के बारे में क्या आप लिखेंगे, तो एनर्जी के बारे में बेसिकली आप लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी चीज के अंदर
कैपेसिटी जो होती है वर्क करने की, उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, एनर्जी कहते हैं। जैसे हमारे अंदर एनर्जी है पढ़ाने की, हमें वर्क करने की, तो हम वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो एनर्जी की हम बात करते हैं वो बेसिकली जो है मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। जैसे वर्क होती है वैसे ही जूल होती है, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में जो है, ऐसी एनर्जी जो वेलोसिटी के कारण होती है उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर किसी एम मास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी हो तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल इज द एनर्जी पॉजिटिव बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। उसको हम कैसे लिखते हैं, एम जी एस से लिखते हैं, राइट। अब जो है इसकी एनर्जी की जो है यूनिट क्या होती है, जूल, वो हमने पहले ही बता दिया। तो ये जो है तीन के जो है डिफिनेशन हो गया, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। अब इसमें जो है एक पॉइंट और जो पूछा जा रहा है, वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये चारों को मिला के जो है 5 नंबर का है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना आपको लिखना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना। तो नेक्स्ट जो है वर्क एनर्जी इक्वेशन। तो मेनली वर्क एनर्जी इक्वेशन बताता क्या है, तो हम लिखेंगे इट मे बी स्टेटेड, मतलब ये ऐसा इसका स्टेटमेंट है या ये बताता है, एज द वर्क, कि जो वर्क डन बाय ए सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स का एक सिस्टम लगता है, कई सारे फोर्स एक साथ लगते हैं, तो उसकी वजह से जो है वर्क की जाती है, किसमें, बॉडी में, ऑब्जेक्ट में क्या की जाती है, वर्क की जाती है, ठीक है। और ये वर्क कैसे पता चलता है, जब जो है ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वही लिखा हुआ है, इट मे बी स्टेटेड दैट द वर्क डन बाय ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस acting on a body during a displacement is equal to the change in kinetic energy of the body during the same displacement। इसका क्या मतलब होता है कि जो है हमें ये कहा जा रहा है कि जो वर्क डन होगा, किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उसके कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क डन होगा, तो वही वर्क डन क्या होगा, जो है काइनेटिक एनर्जी के जो है चेंज के बराबर होगा। तो चेंज काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और जो बाद में हो गई फाइनल, उसमें से हम माइनस कर लेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यही क्या है, वर्क एनर्जी इक्वेशन होता है। यही क्या होता है, वर्क एनर्जी इक्वेशन होता है, ठीक है। अब जो है इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, तो इसके लिए देखें कि मान लीजिए जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। अब इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से इस पे वर्क हुआ है और इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना, d हुआ है, कितना है, d हुआ है। तो इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उसका रिजल्टेंट फोर्स मान लीजिए r है, क्या है, r है। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, या फोर्स, अगर एक फोर्स लग रहा है तो एक ही फोर्स लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। मान लीजिए जो इतने सारे फोर्स लगे उसकी वजह से ये डिस्प्लेस हुआ और इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो जो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए इसका मास क्या है, m है, तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इसी इक्वेशन को हम वर्क एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। क्या लिखेंगे, आर इंटू डी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही इक्वेशन क्या है, वर्क एनर्जी इक्वेशन है, जिसका यूज करते हैं जो है वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, फोर्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये जो है आपको जो है क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ये चारों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बस इतना ही लिखना है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है 6 का बी पार्ट जो है क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये भी जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें 3 पार्ट आपको करने हैं, 3 जो है इसके सेक्शन दिए हैं। क्या क्या दिया है, हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये सारी चीजों के बारे में अगर आप जो है देखें तो जो है हमने पार्ट ए में जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताया था, वहां पे भी इसका डिस्कशन
हुआ है, पार्ट ए या पार्ट बी में जो है इसके पहले के वीडियोस में हमने बताए थे, वहां पे भी इसका डिस्कशन हुआ है, हुक्स लॉ क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर भी मैं यहाँ पे जो है आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट जो है इसमें प्रॉब्लम क्या है, हुक्स लॉ के बारे में हमें लिखना है। तो हुक्स लॉ के बारे में हम कैसे लिखेंगे, हमने आपको स्टेन डायग्राम में भी बताया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आइए देखते हैं। तो हुक्स लॉ जो है क्या होता है कि एक्चुअली हुक्स जो कौन थे, वो जो है रॉबर्ट हुक एक नाम था, जो है मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट जैसे टेंसाइल टेस्ट वगैरह जो है इन्होंने कंडक्ट किया कि कोई जो है ऑब्जेक्ट अगर उस पर हम जो है टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, उसको अगर हम खींचें तो कहाँ तक वो जो है ब्रेक करेगा, कब तक नहीं ब्रेक करेगा, इसके बारे में उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बिहेवियर को उन्होंने जो है जानने की कोशिश की। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज नोन एज द स्ट्रेन। तो इन दोनों के बीच में बिहेवियर क्या होगा, उन्होंने जानने की कोशिश की। उन्होंने कई जो है चीजें जो है एक्सपेरिमेंट किए, कई एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो है ही कंक्लूडेड दैट अप टू इलास्टिक लिमिट। उन्होंने क्या कहा कि अप टू इलास्टिक लिमिट, क्या कहा, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू इलास्टिक लिमिट मतलब इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली या स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसी को जो है, इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज दी हुक्स लॉ। इसी को हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, इसी को इस नाम से जाना जाता है, हुक्स लॉ। क्या हुक्स लॉ क्या है, अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये किसके नाम से, रॉबर्ट हुक के नाम से। उन्होंने सेवरल एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया और फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कुछ बिहेवियर होता है, कुछ रिलेशन होता है, कैसे ये आपस में जो है बिहेव करते हैं, राइट, एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंड रहते हैं। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। और स्ट्रेस को हम सिग्मा से लिखते हैं और स्ट्रेन को स्मॉल ई से लिखते हैं। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मतलब जो है अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, इसका ये मतलब होता है, राइट। मतलब इन दोनों का रेशियो जो होता है एक कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां तक आपको जो है ये लिखना है कि हुक्स लॉ क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है और ये कैसे आता है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जो है बात करनी है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेस कैसा होगा, स्ट्रेस भी कई टाइप के होते हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जो है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का जो है वीडियो देख लीजिए, मॉड्यूल 4 का पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको अगर समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ डायरेक्टली आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ चीजें जो है क्लियर ना हो, क्योंकि मैंने बेसिक से जो है बहुत पढ़ाया है उसमें। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे जो है वीडियोस को वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, फिर आप एग्जाम में जाइए, आपको रियलिटी जो है आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ आ रहा है आपको। तो स्ट्रेस जो है क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। अब ये यहाँ पे हमने लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन हमने बताया, तो ये क्या होता है, ये हमने इस टाइप ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन के वीडियो में हमने आपको अच्छे से बता रखा है विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको जो है डिफाइन करने जा रहा हूँ। मान लीजिए जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस पे हमने जो है टेंसाइल फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया मतलब टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, राइट। तो जब उसके एक्सिस के अलोंग लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर, एक ही डायरेक्शन में हम स्ट्रेस जो है लगा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर स्ट्रेस, राइट, लीनियर स्ट्रेस कहेंगे। और जो है उसी डायरेक्शन में जो है ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इसका जो है डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है मतलब स्ट्रेन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, और ये कब तक हो रहा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट तक। इसको हम किससे जो डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से लिखते हैं। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या होगा, रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। और लीनियर स्ट्रेस को हम सिग्मा से अगर लिखें, लीनियर स्ट्रेन को ई से लिखें तो सिग्मा अपान ई हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट होती है। और इसको जो है सिग्मा से स्ट्रेस हम लिखते हैं और स्मॉल ई से स्ट्रेन को लिखते हैं। स्मॉल ई की यूनिट कोई नहीं होती क्योंकि ये डेल्टा एल अपान एल चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ का रेशियो होता है, इसलिए इसको जो है हम यूनिटलेस क्वांटिटी कहते हैं, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे जो है आपने देखा हुक्स लॉ,
हुक्सला ने केवल बताया था कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन इसका जो रेशियो एक कांस्टेंट आता है वो किसने बताया था? थॉमस यंग ने बताया था, इसीलिए इसका नाम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है। इसका नाम क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है। तो ये आपका यहाँ पर तक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तक जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तीसरा जो पार्ट है इस थ्योरी का, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता क्या है? अगर हम जो है आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को देखे होंगे तो वहां से आपको पता चलेगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस। मैक्सिमम लेवल स्ट्रेस का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मटेरियल रेसिस्टेंस, जो है मटेरियल रेसिस्ट करता है। मतलब एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मैक्सिमम स्ट्रेस को झेल सके, रेसिस्ट कर सके, ठीक है, उसमें वो अगर डिफॉर्मेशन कर रहा है तो उसको अपोज कर सके, तो उस जो है स्ट्रेस के लेवल को हम क्या कहेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या कहेंगे? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस दैट कैन मटेरियल रेसिस्ट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा यू। सिग्मा स्टैंड फॉर स्ट्रेस और यू स्टैंड फॉर अल्टीमेट। तो ये क्या होगा? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इसको सिग्मा यूटी लिखते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अगर अल्टीमेट स्ट्रेस केवल होता तो सिग्मा यू से लिखते हैं। तो इन टेंसाइल टेस्ट एट दिस स्टेज, मतलब अगर हम टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन लेते हैं और टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इस स्टेज पे क्या होता है? जब हम फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है? वो धीरे धीरे स्ट्रेन जो है बढ़ता जाता है और एक ऐसा लेवल आता है, ऐसा स्टेज आता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है क्या होता है? वो डिक्रीज होता है और नेक फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? नेक फॉर्मेशन। मतलब अगर हम स्पेसिमेन की बात करें तो स्पेसिमेन जो है अगर ऐसा है, स्पेसिमेन क्या है? इस तरीके से जो है स्पेसिमेन है, ठीक है, ये इस तरीके से स्पेसिमेन है और इस पे हम फोर्स लगाएं, मशीन से टेंसाइल फोर्स लगाएं, तो उस केस में क्या होता है? जो है ये ऐसा लेवल होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, जिस स्ट्रेस पे जो है, जिस लेवल पे ये क्या होता है? नेक फॉर्मेशन। ऐसे क्या हो जाता है? नेक फॉर्मेशन। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? बिल्कुल जो है कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। और इसी जो है प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेक फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे जो है ध्यान से देखें तो क्या बना है? नेक बन गया। क्या बन गया? नेक बन गया, गले जैसा बन गया, इसीलिए इसको हम नेक फॉर्मेशन कहते हैं। तो इस स्टेज पे नेक फॉर्मेशन होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत तेजी से घटता जाता है और फाइनली जो है वो बाद में ब्रेक हो जाता है। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ पे क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जबकि फ्रैक्चर जो है लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो इससे कम होता है। अगर हम जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखें तो जो है ये स्ट्रेस कहाँ पे होता है, मैं आपको एक बार जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल यहाँ पे होता है, दिस लेवल ऑफ स्ट्रेस। अगर ये वाई एक्सिस पे क्या है? स्ट्रेस है और ये क्या है? स्ट्रेन है। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ग्राफ वगैरह बनाने की, बट आप समझ लीजिए कि क्या होता है। ये लेवल ऑफ स्ट्रेस है, इसको अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। जो इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस है वो यहाँ पे होता है, इसको इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस कहते हैं। यहीं तक जो है हुक्स लॉ जो है वो फॉलो होता है इलास्टिक लिमिट तक, राइट। इसके बाद फॉलो नहीं होता है क्योंकि ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन है जिसमें मटेरियल बहुत तेजी से डिफॉर्म होता है, मटेरियल बहुत तेजी से डिफॉर्म होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए भी कह सकते हैं या अगर माइल्ड स्टील के लिए आए तो वो भी हो सकता है। तो मैंने जो है इसके पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है ये देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है जिसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आइए देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? अ सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर 16 mm, मतलब एक सर्कुलर रॉड है, सर्कुलर कह दिया मतलब इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? सर्कल है। रॉड ऑफ डायमीटर 16 mm एंड 500 mm लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स of 40 kilonewton. Find the stress strain and elongation of the bar due to the applied load. Assume modulus of elasticity for steel as 200 kilonewton per mm square. अब जो है ये क्वेश्चन किसका है? ये जो है लास्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब बताया है, उसी का जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। किस तरह से फाइंड करते हैं वहां पे आप वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल जो है समझ में आएगा। यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए जो है आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। तो कह रहा है सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर 16 mm, मतलब अगर हम एक सर्कुलर रॉड बना लें, कैसे? इस टाइप से एक सर्कुलर रॉड बना लें,
ठीक है, सर्कुलर है तो इसको जो हम इस तरीके से बनाएंगे, क्या है, सर्कल। ठीक है, अब इसका डायमीटर जो दिया है, डायमीटर यहाँ पे दिया है कितना, डायमीटर की बात करें तो कितना दिया है ये 16 mm, कितना दिया है 16 mm, ये डायमीटर हमने शो किया। और इसका लेंथ कितना दिया है 500 mm, कितना 500, ये कितना है 500 mm लेंथ दिया है, राइट। और क्या क्या दिया है, इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स दिया है 40 किलो न्यूटन। टेंसाइल फोर्स का मतलब इसको हम खींच रहे हैं, तो खींच ऐसा नहीं कि एक ही जगह से रहें, दोनों तरफ से खींचेंगे। तो 40 किलो न्यूटन का फोर्स हम इधर ऐसे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि टेंसाइल लग रहा है इसलिए इसका डायरेक्शन इस तरीके से लगाएंगे। अगर कंप्रेसिव होता तो डायरेक्शन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलांगेशन ऑफ द बार ड्यू टू द अप्लाइड लोड, एज्यूम द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। मतलब ये मटेरियल किसका है, स्टील का है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है कितना 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसको हम ई से लिखते हैं 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये डाटा दिया है। तो इसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या निकालना है आपको, स्ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है, पहला क्या है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है सिग्मा क्या होता है, लोड 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 या फोर्स अपान क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सब फार्मूला मैंने बता रखा है पहले से, ठीक है। आप प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगता हो तो। लोड जो है, लोड कितना दिया है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल है इसका, तो सर्कल का एरिया का जो है हम सर्कुलर फार्मूला क्या लगाते हैं, π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, ये क्या है एरिया। तो ये एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे π/4 d स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे π/4 इंटू डी कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से एरिया हमें, एरिया जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, कैलकुलेट कर लें तो कितना होगा 200.96 मिलीमीटर स्क्वायर, ये एरिया मिल गया, ठीक है। एरिया हमने कैलकुलेट किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्या है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे ये है, इसको हम ऐसे देखेंगे तो सर्कल दिखेगा, ये क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया। इसके लिए डायमीटर दिया होना चाहिए, वो दिया है 16, तो यहाँ पे रख देंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर में क्या हो गया, एरिया आ गया 200.96, राइट। अब यहाँ पे लोड कितना है 40 किलो न्यूटन, तो इसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे, 40 इंटू 10⁻³ अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, तो ये हम रख देंगे। तो ये हमारा स्ट्रेस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लें। ये जो स्ट्रेस आया है वो आया है 40,000 अपॉन 200.96, ये आया है 199.04 ये आएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। किसमें आएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है स्ट्रेस आ गया, ठीक है। दूसरा जो है इसमें पूछा जा रहा है, दूसरा चीज जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। दूसरा इसमें पूछा जा रहा है क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन आपको निकालना है। क्या निकालना है, स्ट्रेन। तो आपको ये पता है स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो आपको ये पता है कि स्ट्रेस अपान स्ट्रेन बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हम लिख सकते हैं स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपान कैपिटल ई, ये हम लिख सकते हैं। तो स्ट्रेन हमें मिल जाएगा क्या, स्ट्रेस जो आया है वो हमें मिल रहा है पहले से 199.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर अपॉन ई, जो है ई क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में जो है यहाँ पे दिया गया है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा जो स्ट्रेन है वो कितना आएगा, देख सकते हैं इसको कैलकुलेट करके। स्ट्रेन जो आएगा कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा 0.009952, या इसी को हम इज इक्वल टू लिख लेंगे क्या, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 9.952 इंटू मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, देखो 1 2 3 4 के बाद हमने लगाया पॉइंट तो क्या होगा 10⁻⁻⁴, ये हो गया स्ट्रेन। अब जो थर्ड जो है पॉइंट हमें निकालना है, थर्ड जो इसमें पार्ट दिया हुआ है वो क्या निकालना है, आइए देखते हैं। थर्ड पार्ट जो बच्चों दिया है वो क्या निकालना है, देखिए ध्यान से, स्ट्रेन एंड इलांगेशन निकालना है। इलांगेशन मतलब बढ़ा हुआ लेंथ कितना है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो इसका लेंथ थोड़ा बढ़ेगा। तो मान लो बढ़ के कितना हो गया, L प्लस डेल्टा L हो गया,
तो जो इंक्रीज है वो कितना है, डेल्टा एल, ये हमें निकालना है। तो जाहिर सी बात है फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो लीनियर लगा रहे हैं, ठीक है, लीनियर स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन भी क्या होगा, लीनियर होगा, स्ट्रेन भी क्या होगा, लीनियर होगा। तो स्ट्रेन जो होता है वो क्या होगा, लीनियर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमें यही चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन जो है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, एल इंटू स्मॉल ई हो जाएगा। और जो है यहाँ पे स्मॉल ई हमने कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ पे स्मॉल ई कैलकुलेट कर रखा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे। तो क्या होगा, एल की वैल्यू कितनी दी है, 500 mm दी है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हम इसको कैलकुलेट अगर करें तो कितना आएगा, ये वैल्यू आ गई 0.4975, ये वैल्यू आ गई चेंज इन लेंथ, मतलब एक्सटेंशन इन दी लेंथ। और ये किस में आया, एमएम में आएगा, किस में आएगा, एमएम में आएगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन कितना आ गया, हमें एमएम में इतना आ गया 0.49, स्ट्रेन कितना आया 9.952 इंटू 10⁻⁴, इसकी यूनिट नहीं होती क्योंकि ये यूनिटलेस होता है। और जो स्ट्रेस आया है, स्ट्रेस की वैल्यू कितना आया, 199.04 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है क्वेश्चन आपका जो 6 का जो है सी पार्ट था वो भी ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो है पूरा पेपर आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है। आई होप आपको जो है इस जो पार्ट जो है ए और फिर उसके बाद पार्ट बी और उसके बाद ये तीसरा पार्ट क्या है सी, आप जो है आपको देखने के बाद ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इन केस कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो उससे रिलेटेड आप मेरा वीडियो 1 to जो है 100 तक के बीच में मैकेनिक्स का दिया गया है, 1 बाई लेक्चर 1 से लेके सब जो है सीरियल वाइज दिया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, आप वहां से रेफर कर लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, आप इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे के पेपर भी आपको जो है दिख सके। तो थैंक यू वेरी मच।